हुक्स लॉ। इस टॉपिक में सबसे पहले हमें सीखना है इसका इंट्रोडक्शन, जिससे हमें यह पता चले कि हुक्स लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट देने के पीछे मकसद क्या है, यानी हम हुक्स लॉ को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर पहले पॉइंट में ही है कि हुक्स लॉ को सन 1676 के अंदर दिया गया था और जिस फिजिसिस्ट ने दिया था, जिस साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक कौन था? ये एक इंग्लिश फिजिसिस्ट था। जो लोग इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं उन्हें इंग्लिश पीपल कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक का ताल्लुक चूंकि इंग्लैंड से था, इस वजह से इसको इंग्लिश फिजिसिस्ट कहा जाता है। और हुक्स लॉ का कॉन्सेप्ट इस वजह से एक इंग्लिश फिजिसिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1676 में दिया। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। पहले और दूसरे पॉइंट का इंट्रोडक्शन बिल्कुल इजी है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि हुक्स लॉ को हम क्यों पढ़ते हैं, हुक्स लॉ को देने के पीछे क्या मकसद था, हुक्स लॉ की सिग्निफिकेंस क्या है। हुक्स लॉ हमें दो चीजों के बीच रिलेशनशिप बताता है। सबसे पहले अप्लाइड फोर्स के बीच, दूसरा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के बीच। अब इनका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। आप ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल कंसीडर कीजिए। ये जो ब्लॉक है मास m का, ये इस वक्त अपनी मीन पोजीशन पे मौजूद है जहां इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। मैं इस मास पे इस डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स अप्लाई करता हूं, मैं इस मास पे इस डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स अप्लाई करता हूं। अब चूंकि मैंने इस मास पे इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई की है, इस फोर्स की वजह से इस मास को क्या करना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए, और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए। ऐसा है। फोर्स लगाया मैंने, मास को मैंने इस पोजीशन से इस पोजीशन तक खींचा, यहां ले आया कि इसकी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मैक्सिमम हो गई, x नॉट के बराबर हो गई। तो हुक्स लॉ कहता है कि आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कोई बॉडी कवर करेगी। मैंने अगर इस पे थोड़ी फोर्स लगाई, इसने फर्ज कर लें इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, अगर इससे डबल फोर्स लगाता हूं तो इससे डबल डिस्प्लेसमेंट कवर होगी, कहीं इधर जाके ये जो मास है आएगा। बेसिकली हुक्स लॉ हमारे पास दो चीजों के दरमियान रिलेशन बताता है कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके बीच और जो मीन पोजीशन से उस फोर्स को लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगी, या इक्विलिब्रियम पोजीशन से होगी या रेस्ट पोजीशन से होगी, इन दोनों चीजों के दरमियान क्या रिलेशन है। क्या डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? क्या फोर्स बढ़ाने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी उसी अमाउंट में, या फोर्स बढ़ाने से डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने देखा कि डायरेक्ट रिलेशन है, और यही इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है कि बाय दिस लॉ ही एस्टैब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास अटैच्ड विद द स्प्रिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। कि इस लॉ की मदद से रॉबर्ट हुक ने जो आपके पास फोर्स आप लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसके बीच और जो मास आपके पास मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वो मास जो स्प्रिंग के साथ अटैच है यहां पे, इन दोनों चीजों के दरमियान रिलेशनशिप बताने वाला जो कानून है फिजिक्स में, वो है हमारे पास बेसिकली हुक्स लॉ। ये इसका इंट्रोडक्शन था। रही बात इसकी स्टेटमेंट की, तो इसकी स्टेटमेंट को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं यहां इस एग्जांपल की मदद से। एक दफा स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर थोड़ी और बातें स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। With an elastic limit, the applied force is directly proportional to the displacement from mean position और equilibrium position। कि अप्लाइड फोर्स जो है वो मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से होने वाली डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी फोर्स बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, फोर्स कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी। ये बात तो समझ आ जाती है, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है? एक लिमिट होती है हर स्प्रिंग की, उस लिमिट के अंदर अंदर उस स्प्रिंग को अगर एक्सपेंड किया जाए, खींचा जाए और फिर उससे अटैच मास को छोड़ा जाए तो अपनी ओरिजिनल हालत वापस गेन कर लेता है। लेकिन उस लिमिट से आप तजावुज करते हैं, उस लिमिट से ज्यादा अगर आप स्प्रिंग को खींचते हैं, तब स्प्रिंग एक तरीके से टूट सा जाता है, फिर वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं जा पाता। तो इलास्टिक लिमिट का यहाँ पे यही मतलब है कि ये जो सारा एक्सपेरिमेंट आप करेंगे,
ये इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए करना है। इस चीज का ख्याल रखना है कि स्प्रिंग को किसी भी किस्म का नुकसान ना हो, वो टूटे ना। इस लिमिट के अंदर अंदर आप फोर्स लगाएंगे तो जितनी फोर्स उतनी डिस्प्लेसमेंट, जितनी कम फोर्स उतनी कम डिस्प्लेसमेंट। और ये जो सारी चीजें मैंने आपको वर्बल बताई हैं, इसको हम जब इक्वेशन हुक्स लॉ की बना लेंगे तब हम मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे कि वाकई फोर्स बढ़ाने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है और फोर्स कम करने से डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कि हुक्स लॉ के अंदर अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसे मैथमेटिकल इक्वेशन की शक्ल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो यहां पे मैंने लिखा है, लेकिन यहां हम एक दफा इसको दोबारा करते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप जो फोर्स लगाएंगे वो, एक मिनट, आप जो फोर्स लगाएंगे वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, जितनी कम फोर्स उतनी कम डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्ट रिलेशन को हम कुछ ऐसा करके लिखते हैं। अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है सो हम कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। हुक्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट है वो है स्मॉल के, जिसका एक नाम है, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसके बारे में मैट्रिक में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपके स्कूल्स वगैरह में इसका प्रैक्टिकल भी कराया गया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो अभी हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट में इस चीज को जरूर पढ़ेंगे। लेकिन तब तक हमने ये देखा कि हुक्स लॉ की स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हमने इस इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट किया, जो कि आपके पास यहां इस इक्वेशन में जाके ट्रांसफॉर्म हो गई जब हमने आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो यहां पे इंट्रोड्यूस किया। और इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है कि मैथमेटिकली अबव स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज गिवन बिलो, कि मैथमेटिकली जो ये आपके पास ऊपर स्टेटमेंट लिखी है इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यहां पे ये के आ गया। अब हम इस इक्वेशन में जो ये चीजें मौजूद हैं इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या क्या है। सबसे पहले इस F का तो आपको पता है कि ये अप्लाइड फोर्स है जो इस मास पे हमने अप्लाई की है। K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए लगाया है, और इस कांस्टेंट का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, जिस पे अभी थोड़ी देर में हम आएंगे, हम देखेंगे कि ये क्या होता है। K जो है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, कि मीन पोजीशन से बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। क्योंकि K की वैल्यू हर स्प्रिंग के लिए फिक्स होगी, इसलिए इसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। चेंज होने वाली वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की। जब यहां हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करेंगे तब हमें उस फोर्स की वैल्यू मिलेगी जिसने ये डिस्प्लेसमेंट कराई है। तो यहां से हमने इक्वेशन भी देख ली और इसके अहम पैरामीटर्स भी देख लिए, और यही इस पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि ये जो इक्वेशन है F इक्वल्स टू के एक्स, इसमें F अप्लाइड फोर्स है, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसके दो नाम है, पहला नाम स्प्रिंग कांस्टेंट, दूसरा नाम फोर्स कांस्टेंट, और X जो है वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो अब हम जरा यहां पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास हुक्स लॉ की इक्वेशन है F इक्वल्स टू के एक्स, है ना, ये स्मॉल k डालना है, कैपिटल K नहीं डालना। अब दो एग्जांपल्स कंसीडर कीजिए जिसमें हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है। जो सबसे पहला हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है उसको मैं यहां पे आपके सामने बनाने जा रहा हूं, ठीक है, उसको मैंने आपके सामने यहां पे बना दिया। ये है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। और जो दूसरा हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है वो आपके पास कुछ ये वाला है, इसको भी मैंने यहां पे बना दिया। अब ये दोनों असल में एक ही हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, लेकिन इनको अलग बनाने का मकसद ये है कि सबसे पहले मैंने इस मास पे फोर्स लगाई है जिसकी वजह से ये इसकी मेन पोजीशन थी, यहां पर भी ये इसकी मेन पोजीशन थी, और मेन पोजीशन से इसने जो डिस्प्लेसमेंट की है जो आपके पास वो किसके बराबर है, वो बराबर है 4 मीटर के। जबकि इसने जो डिस्प्लेसमेंट की है मेन पोजीशन से यहां एक्सट्रीम पोजीशन तक, ये कितनी है, ये है आपके पास इसकी डबल, यानी 8 मीटर, ये 8 मीटर है।
यहां डिस्प्लेसमेंट कम हुई है, यहां डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुई है। स्प्रिंग दोनों के साथ सेम है तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम होगी। यहां पे लेट से स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, यहां पे है 2 न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट है जिसपे अभी थोड़ी देर में हम आएंगे, यहां पे लिखा हुआ है। यहां पर भी स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी, 2 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, वो कांस्टेंट होता है। अब यहां डिस्प्लेसमेंट कम हुई है या ज्यादा हुई है, तो सिंपल सी बात है, यहां फोर्स कम लगी होगी, यहां ज्यादा लगी होगी। अब कितनी कम लगी है, कितनी ज्यादा लगी है, हमें कैसे पता चलेगा, हुक्स लॉ की मदद से। यहां जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इसे मैं x1 कह देता हूं, यहां जो हुई है इसे x2 कह देता हूं। तो यहां पे जो मैंने फोर्स लगाई होगी इस डिस्प्लेसमेंट के लिए उसे F1 कह देता हूं, K तो ऐसे ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट को मैंने x1 कहा हुआ है। यहां जो फोर्स लगी होगी उसको F2 कह देता हूं, K यहां पे ऐसे ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट को x2 कह देता हूं। सो K की वैल्यू बोले हमने क्या सपोज की है, 2 सपोज की है। डिस्प्लेसमेंट क्या है x1, 4 मीटर। यहां पर आ जाए, K की वैल्यू क्या सपोज की है, 2 न्यूटन पर मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितनी, 8 मीटर। तो इस सबको सॉल्व करें अब आप जरा, F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 2 8, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी, F1 की वैल्यू आ जाएगी 8 न्यूटन, जबकि यहां F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 2 16 न्यूटन। तो अब आप जरा एक चीज देखें, यहां डिस्प्लेसमेंट 4 थी, यहां 8 थी, 4 का डबल थी डिस्प्लेसमेंट। फिर यहां पे फोर्स कितनी लगी थी इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, 8 न्यूटन, और यहां पे कितनी लगी, 16 न्यूटन, यानी फोर्स पहले वाली फोर्स का डबल हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट भी डबल हुई, उसके डबल होने की वजह से फोर्स भी डबल हो गई, क्योंकि उसी फोर्स को लगा के तो वो डिस्प्लेसमेंट हुई थी। तो ये एग्जांपल हमारे पास जो हमने स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ में बात करी थी उसको एक तरीके से सही साबित करती है कि फोर्स बढ़ाने से डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी, फोर्स कम करने से डिस्प्लेसमेंट भी कम होगी, और ये सब करना है इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए। अब अगले जो 2 पॉइंट्स हैं उनमें बात एक ही हो रही है अलग तरीके से, उसको अब हम देखते हैं। सो उसके लिए आप जरा कंसीडर करिए एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को। हम बार बार इसको कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास आने वाला है। सो ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये हमारे पास उसका मास है, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है जहां उसके डिस्प्लेसमेंट x नॉट से जाहिर की जाती है, और ये कहीं इसकी आपके पास मेन पोजीशन होगी। यानी हमने डायरेक्ट डायग्राम को यहां से बनाया है, यहां बनाने की बजाय शुरू में ये मास यहां पे मौजूद होगा। सो ये जो डायरेक्शन है जिसको हम राइट डायरेक्शन भी कहते हैं, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है या नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है? तो आंसर है कि राइट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन लेते हैं। तभी तो जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाते हैं तो उसको कुछ इस तरह से करके ड्रॉ करते हैं। ये देखें कि ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट डायरेक्शन, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट डायरेक्शन, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन, ये नेगेटिव वाई एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आज के केस में जो मेन पोजीशन है ये होता है ओरिजिन। तो राइट साइड पे मूव किया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव किया है, सो डिस्प्लेसमेंट यहां पे पॉजिटिव है, इसके साथ आप प्लस लिखें या फिर ना लिखें। तो अगर डिस्प्लेसमेंट यहां पे पॉजिटिव है तो हुक्स लॉ की इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? देखें इक्वेशन है ना हुक्स लॉ की, F इक्वल्स टू kx, ये है हुक्स लॉ की इक्वेशन। सो इसमें F तो ऐसे ही आ जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट भी ऐसे आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो यहां डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, आप x नॉट लिख दें या x लिख दें तो हुक्स लॉ की इक्वेशन जो कि तू आपके पास आ जाएगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे फर्ज कर लें, वही वाली एग्जांपल लेते हैं कि यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 2 है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, 4 हुई है, तो प्लस का 4 है क्योंकि पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन, तो इतनी हमारे पास फोर्स आ जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर ये लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन।
तो अब हम क्या करते हैं, पहले हमने इस पे पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में फोर्स लगाई, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव एक्स में हुई, स्प्रिंग एक्सपेंड हुआ। अब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। सो देखिए ये रहा, स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स लगाई हमने कुछ ऐसे करके। सो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी मीन पोजीशन से, वो होगी माइनस एक्स नॉट नेगेटिव मैक्सिमम। ये डायग्राम में हमेशा मुझसे गड़बड़ हो जाती है, मास को थोड़ा इधर बनाना चाहिए था, तब ज्यादा अच्छे से नजर आता है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो इससे काम चला लीजिएगा डायग्राम से। सो अब ये जो फोर्स हमने लगाई है इसकी वैल्यू हम पता करना चाहते हैं कितनी है। सो देखते हैं वो कैसे आती है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे ही आ गई, डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगी, माइनस एक्स होगी। इसको माइनस एक्स नॉट कह लें, माइनस एक्स कह लें एक बार। सो यहां हम डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख देते हैं माइनस एक्स। सो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होकर इसे माइनस के एक्स कर देगा। तो हमने देखा कि जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस में होती है या टुवर्ड्स लेफ्ट होती है, तब डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स होती है, जिसकी वजह से फोर्स की इक्वेशन ये बन जाती है। अब जरा इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो के की वैल्यू वही है जो हमने पहले ली थी, फर्ज कर ले 2। डिस्प्लेसमेंट जितनी पहले कराई थी फर्ज कर ले अभी भी उतनी कराई है, लेकिन अब नेगेटिव डायरेक्शन में हुई है तो -4 मीटर आएगी। सो फोर्स भी कितनी आएगी, वो भी आएगी -8 न्यूटन। सो ये आपके पास फोर्स की एक्सप्लेनेशन हो गई कि फोर्स जो है वो भी आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गई, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग गई। तो यही इन दो पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन वी डिस्प्लेस मास टुवर्ड्स द राइट, अगर हम मास को राइट डायरेक्शन की तरफ डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम मेन पोजीशन से या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव होगी, जैसे कि यहां पे हुई। और जो आपके पास इक्वेशन है हुक्स लॉ की, उसे हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू के एक्स, जैसा कि हमने यहां पे लिखा। इसके बरक्स अगर हम मास को लेफ्ट साइड की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तब डिस्प्लेसमेंट जो है मेन पोजीशन से वो नेगेटिव होगी, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी। और हुक्स लॉ की जो इक्वेशन होगी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहां लिखा। तो ये आपके पास हुक्स लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमारा अगला टॉपिक है स्प्रिंग कांस्टेंट, कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। आप लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट को देखा कि उसका जो सिंबल है वो के है, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इससे कबल मैट्रिक में भी आपने पढ़ा और बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में भी इसे पढ़ चुके होंगे। लेकिन ये होता क्या है और हमें बताता क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इसकी सिग्निफिकेंस बहुत कम लोगों को पता होती है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये दिया नहीं होता। सो सबसे पहले हम स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन सीखते हैं, फिर उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फिर उसकी सिग्निफिकेंस। सो स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशंस दो मैं आपको बताऊंगा, जिनमें से पहली है स्प्रिंग कांस्टेंट इज द फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, दो चीजों का रेशो है, यानी दो चीजों को डिवाइड करने से आता है। हुक्स लॉ की इक्वेशन है F इक्वल्स टू के एक्स। इस इक्वेशन में x k से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इक्वल्स टू की इस तरफ ले जाएंगे तो ये फोर्स से आपके पास क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और स्प्रिंग कांस्टेंट की इक्वेशन ऐसे करके आ जाएगी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k इक्वल्स टू F अपॉन x। अब जरा गौर से देखें, इस इक्वेशन में F क्या है, वो फोर्स जो हमने अप्लाई की थी मास को डिस्प्लेस करने के लिए मेन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से या रेस्ट पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक। x क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट जो उस फोर्स की वजह से उसने कवर की, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम एक्सटेंशन कह सकते हैं, यानी स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ तो जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ही स्प्रिंग में एक्सटेंशन पैदा होगी, उतना ही स्प्रिंग खिंचेगा अपनी रेस्ट हालत में से। सो इस वजह से हम स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन के फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से रेस्ट पोजीशन से, जो भी आप कह लें, जिसको एक्सटेंशन भी हम कह सकते हैं जिस डिस्प्लेसमेंट को। सो फोर्स
और उस डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है, इन दोनों को डिवाइड करके जो चीज आती है वो है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। और यहीं पे डेफिनेशन लिखी है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज द फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। अब यहां पे ये यूनिट एक्सटेंशन का क्या मतलब है, क्योंकि यूनिट का मतलब तो 1 होता है। सो जब हमें किसी चीज की डेफिनेशन करनी होती है तो हम इजी से इजी चीज सेलेक्ट करते हैं। अब आपको 2 स्प्रिंग दिए जाते हैं। आपको मैंने बताया कि स्प्रिंग कांस्टेंट हर स्प्रिंग के लिए फिक्स होता है। तो फर्ज करें कि मैं आप लोगों को इस तरीके से ये 2 स्प्रिंग्स देता हूं, मैं ये 2 स्प्रिंग्स देता हूं और ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इनका स्प्रिंग कांस्टेंट भी डिफरेंट होगा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, K2 होगा। और इक्वेशन क्या होगी, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यही होगी आपके पास इक्वेशन। सो स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट करते हैं, एक फिक्स वैल्यू लेते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन को सिर्फ बनाने के लिए लेते हैं 1 मीटर। फर्ज करें कि 2 हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, दोनों में डिफरेंट स्प्रिंग लगा है। पहले में ये लगा है जिसकी वैल्यू K1 है, दूसरे में ये लगा है जिसकी वैल्यू K2 है। दोनों स्प्रिंग्स के जो मास अटैच है जिनके साथ, वो दोनों मास मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यूनिट डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यूनिट एक्सटेंशन उनमें आती है। सो यहां डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। यहां डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। लेकिन जो पहला स्प्रिंग है उससे अटैच मास को 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए आपको जो फोर्स लगानी पड़ी है वो लेट से कितनी है, वो है 2 न्यूटन। जबकि आपके पास जो स्प्रिंग 2 है उससे अटैच मास को 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए आपको इसकी डबल फोर्स लगानी पड़ी है। वो फोर्स कितनी है, 2 का डबल क्या होता है, 4 होता है। सो यहां पे हम 4 लिख देते हैं। अब 2/1 का आंसर क्या आता है, 2 ही आता है। 4/1 का आंसर भी क्या आता है, 4। ऊपर फोर्स था, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो यहां पर भी न्यूटन आ जाएगा, यहां पर भी न्यूटन। अपॉन में डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, यहां पर भी मीटर आ जाएगा। लेकिन अपॉन में है तो पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। सो पहले स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 2 न्यूटन पर मीटर है, दूसरे स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 4 न्यूटन पर मीटर है। सो स्प्रिंग कांस्टेंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए जो फोर्स लगी है, तो उस फोर्स का उस 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट के साथ जो रेशियो है, उनको डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। के फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। यही यहां पे मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखा है। सो पहली डेफिनेशन आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू द एक्सटेंशन और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। स्प्रिंग कांस्टेंट 2 चीजों को डिवाइड करने से आता है। सबसे पहले क्या, अप्लाइड फोर्स, और उस फोर्स की वजह से जो एक्सटेंशन हुई है, जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, इन दोनों को डिवाइड करने से आता है। मेरे ख्याल से इस चीज को भी एक्सप्लेन करने की कोई इतनी खास जरूरत होगी नहीं, क्योंकि ये जो दूसरे वाली डेफिनेशन है ये पहले वाली का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसको इस वाली एक्सप्लेनेशन के अंदर हम डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। तो ये हमारे पास था स्प्रिंग कांस्टेंट का टॉपिक, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन जानी। अब हम जानते हैं मजीद टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट से जुड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, उससे जुड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक हमने सीखा, उन सबको वर्ड्स की शक्ल में लिख दिया है और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड हो गए हैं। सबसे पहला पॉइंट कि स्प्रिंग कांस्टेंट का सिंबल क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम किस अलामत से जाहिर करते हैं। सो वो हम बार बार पढ़ के आ चुके हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट का सिंबल होता है स्मॉल के।
तो यही यहां पे लिखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल के। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम सिंबल के से जाहिर करते हैं, लेकिन स्मॉल के कैपिटल के मत डालिएगा, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट की इक्वेशन क्या है, K इक्वल्स टू F अपॉन X, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस तरीके से आई है। सो ये दूसरा पॉइंट था, जो अभी तक सीखा बस वो वर्ड्स की शक्ल में आ रहा है, तो इसलिए मैं भी उसे रीड कर रहा हूं। SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, इसकी भी डेरिवेशन हम यहां पे करके आ चुके हैं। लेकिन अब बात आती है कि स्प्रिंग कांस्टेंट का बेस SI यूनिट क्या होता है। बेस SI यूनिट क्या होता है, सबसे पहले आप बताएं। SI यूनिट को ही थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया जाए, उसको ही थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई किया जाए, तो जो यूनिट बनता है उसे कहते हैं बेस SI यूनिट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का SI यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर, ये है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूटन किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अपॉन में मीटर वैसे ही बैठा हुआ है आपके पास, मीटर वैसे ही मौजूद है, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, सो यूनिट आ जाएगा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो SI यूनिट को सिंप्लीफाई करने से जो ये वाला यूनिट आया है, जो ये वाला यूनिट आया है, इसी यूनिट को हम कहेंगे बेस SI यूनिट। और किसका बेस SI यूनिट, स्प्रिंग कांस्टेंट का बेस SI यूनिट, क्योंकि ये जिस यूनिट को सिंप्लीफाई करके आया है वो था स्प्रिंग कांस्टेंट का ही SI यूनिट। सो इसलिए बेस SI यूनिट स्प्रिंग कांस्टेंट का जो है वो है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। डायमेंशन भी बहुत सिंपली निकल आएगा। देखें, डायमेंशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, वैसे अगर आप ना भी लगाएं तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा रिवायती तरीका है और रिवायात को कभी कभी तो फॉलो कर ही लेना चाहिए। सो किलोग्राम मास है, मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल M पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास किसका यूनिट है, टाइम का। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T, लेकिन क्योंकि आपके पास पर सेकंड स्क्वायर है तो टाइम के ऊपर भी t पावर -2 आ जाएगा। सो mt पावर -2, ये आपके पास डायमेंशन बन जाएगा किसका, स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो यहां तक आपके पास ये पॉइंट्स हो गए। अब जो अगला पॉइंट है वो है एक इंपॉर्टेंट MCQs का पॉइंट। ये पूछा जाता है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट भी मिलता है और डायमेंशन भी मिलता है। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट्स और डायमेंशन, यानी यूनिट और डायमेंशन की रिजेंबलेंस होती है, वो मिलता है। तो आंसर है हमारे पास सरफेस टेंशन। एक क्वांटिटी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर की, जिसे कहते हैं सरफेस टेंशन, जिसको जहां तक मुझे याद आ रहा है गामा से जाहिर करते हैं। सो उसका जो यूनिट बनता है, उसका जो डायमेंशन बनता है, वो एग्जैक्टली वैसा बनता है जैसा स्प्रिंग कांस्टेंट का बनता है। सो इस वजह से इस पॉइंट में लिखा कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट रिजेंबल्स विद द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। सिग्निफिकेंस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, कि स्प्रिंग कांस्टेंट की अहमियत क्या है, असल में ये आपको बताता क्या है। अगर किसी एक स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 2 न्यूटन पर मीटर आती है, दूसरे की 4 न्यूटन पर मीटर, तो इसका मतलब क्या है। तो ये हमने डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट में, और ये टॉपिक भी आपकी बुक में नहीं होता, ये बताना आपको जरूरी है। देखें, क्योंकि इसी तरह फिजिक्स को हम कॉन्सेप्चुअली ग्रैस्प कर सकते हैं। सो स्प्रिंग कांस्टेंट टेल्स अबाउट द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट हमें स्प्रिंग के ढीठपन के बारे में बताता है। ढीठपन से क्या मुराद है कि कोई स्प्रिंग कितना ज्यादा सख्त है या कितना ज्यादा नरम है। कुछ स्प्रिंग सॉफ्ट होते हैं, उन पे हल्की सी फोर्स लगा के उनमें खिंचाव पैदा किया जा सकता है या उन्हें कंप्रेस किया जाता है। कुछ स्प्रिंग बहुत सख्त होते हैं, उन पे इस तरीके से बहुत ज्यादा फोर्स लगा के एक्सटेंशन प्रोड्यूस करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा फोर्स लगा के उन्हें कंप्रेस करना पड़ता है। सो स्प्रिंग कांस्टेंट हमें स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग बताता है या रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग बताता है। स्टिफनेस के साथ रिजिडिटी भी आप लिख लीजिएगा, यानी हमें स्प्रिंग की सख्ती के बारे में बताता है कि कोई स्प्रिंग कितना सख्त है या कितना ज्यादा नरम है। और जिस स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी वो सॉफ्ट होगा, कम हार्ड होगा, कम स्टिफ होगा, कम रिजिड होगा, जैसे कि ये है। जो स्प्रिंग
आपके पास सॉफ्ट होगा जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, उस पे कम फोर्स में ही डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे कि यहां 2 न्यूटन की फोर्स ने 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस कर दिया। जो स्प्रिंग हार्ड होगा, रिजिड होगा, सख्त होगा, जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, उस पे ज्यादा फोर्स लगाकर वो सेम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करी जा सकती है। जैसे कि यहां सेम डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर की ही प्रोड्यूस हुई, लेकिन अब की बार फोर्स हमें 4 न्यूटन की लगानी पड़ी है 2 न्यूटन की बजाय, तब वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई है। तो ये बेसिकली आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट आपको बताता है कि कोई स्प्रिंग कितना ज्यादा हार्ड है, कितना ज्यादा सॉफ्ट है, कितना ज्यादा रिजिड है, कितना कम रिजिड है, कितना ज्यादा स्टिफ है, कितना कम स्टिफ है। ये है आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। बस ये 2 पॉइंट्स ही हैं जो आपको समझने हैं इसके बारे में। अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक की जानिब, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। जिस इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स को अभी तक हमने पढ़ा, अपने पिछले लेक्चर में भी हमने देखा कि ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने के लिए जो 2 शराइत थी, उनमें से पहली शर्त थी कि रीस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है, यानी उस फोर्स का होना जरूरी है जो बॉडी को वापस मीन पोजीशन तक ले जाए। तो आज बस उसी फोर्स को डेफिनेशन की शक्ल में हम उतारेंगे और उसकी इक्वेशन और उससे रिलेटेड चंद अहम पॉइंट्स जो हैं उनको सीखेंगे। सो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? वो फोर्स जो आपके पास सिस्टम को, यानी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम या कोई भी चीज, कोई भी ऑसिलेटर आप कंसीडर करें, उसको उसकी मीन पोजीशन की तरफ वापस लेकर जाती है। अब एक मर्तबा इसको हम और समझते हैं। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये उसका मास है जो कि इस वक्त कहां पे मौजूद है, जो कि इस वक्त आपके पास मौजूद है मीन पोजीशन पे, जहां डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब आप देखें, हुक्स लॉ पढ़ के आ चुके हैं। सो मैं इस पे एक फोर्स लगाता हूं, उस फोर्स को हम किससे जाहिर करेंगे? हुक्स लॉ की इक्वेशन से जाहिर करेंगे। देखें, तो यहां पे ये मास आ गया। सो मैं इस मास के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूं जो कि बराबर है kx के। ये होगी ना फोर्स आपके पास, F इक्वल्स टू kx। ये फोर्स क्या करती है? इस मास को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा के इस पोजीशन पे ले आती है जहां पे इसकी डिस्प्लेसमेंट लेट से है x नॉट। x नॉट कहने, फिर यहां पर भी आप x के साथ x नॉट लिख लीजिए भले, ठीक है। तो मैंने ये फोर्स लगाई जिसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट जो है प्रोड्यूस हो गई। अब अगर मैं इस मास को छोड़ता हूं तो क्या ये इधर ही रहेगा या अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस जाएगा? तो आपका आंसर होगा अब ये मीन पोजीशन की तरफ वापस जाएगा। एक फोर्स होगी जो इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगी स्प्रिंग की वजह से, जो कि इस मास को क्या करेगी? वापस इसकी मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी और मास लेट से वो यहां पर आ जाएगा जहां पे उसकी डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन अब आपको पता है कि इनर्शिया की वजह से मास यहां पे रुकेगा नहीं। वो क्या करेगा? वो अब नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा और अब स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। फर्ज कर लें नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो आपके पास ये है, दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन जहां डिस्प्लेसमेंट -x नॉट के बराबर है। अब मास यहां पर भी नहीं रुकेगा क्योंकि स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल हालत को फिर से रीगेन करना चाहेगा। सो अब ये दोबारा से इस मास को मीन पोजीशन की तरफ ले जाना चाहेगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा और मास क्या होगा? वो इस फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करता हुआ वापस मीन पोजीशन की तरफ चला जाएगा और फाइनली उस पोजीशन पे आके रुकेगा जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। रुकेगा तो नहीं, आगे भी जाएगा, लेकिन हम इसका मोशन बस यहीं तक ऑब्जर्व करते हैं। तो आप जरा एक काम गौर से देखिए कि जब इस पोजीशन पे हमने मास को छोड़ा, ये किस डायरेक्शन में मूव किया? ये आपके पास वापस मीन पोजीशन की डायरेक्शन में मूव किया। एक फोर्स लगी स्प्रिंग की वजह से उस पे मीन पोजीशन की तरफ, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे था, फिर से मीन पोजीशन की तरफ मूव किया, एक फोर्स लगी वापस से मीन पोजीशन की तरफ। तो जो ये फोर्स है जो ऑसिलेटर को वापस मीन पोजीशन पे लेके जाती है, इसी फोर्स को हम कहते हैं इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स व्हिच ब्रिंग द सिस्टम बैक टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन।
और इस फोर्स का एक सिंबल है, वो है एफ आर। एफ फॉर फोर्स, आर फॉर रीस्टोरिंग फोर्स। कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू रीस्टोरिंग फोर्स, यानी जो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स को हमने पूरी डिटेल में अभी एक्सप्लेन किया है कि ये क्या होती है। अब वक्त है कि इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा जाए, जो कि आपके अपकमिंग लेक्चर सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपके बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये कि हाउ टू रिप्रेजेंट इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स। व्हाट इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट रीस्टोरिंग फोर्स, कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जाहिर करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। तो आंसर है, रीस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जाहिर करने के लिए जो सिंबल यूज होता है वो है एफ आर। दैट्स व्हाई मैंने ये लिखा कि इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एफ आर, कि इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स को जिस अलामत से जाहिर किया जाता है वो है एफ आर। ये तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके थे अभी थोड़ी देर पहले। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इट इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स एज। रीस्टोरिंग फोर्स की एक बात है कि ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डायग्राम बनाई है। यहां पे आप देखें, मास आपके पास इस वक्त कहां मौजूद है, मीन पोजीशन पे मौजूद है। हमने इस पे एक फोर्स लगाई है जिसकी वैल्यू के एक्स के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि यही तो वो फोर्स है जो इतनी डिस्प्लेसमेंट एक्स करवाने की सलाहियत रखती है। या चले यहां पे एक्स नॉट कह लें, क्योंकि बॉडी मीन पोजीशन पे जाएगी ना। ये फोर्स हमने लगाई जो हुक्स लॉ से हमें पता चली। ये फोर्स आपके पास बॉडी को लेकर जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, जहां उसकी डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल्स टू एक्स नॉट, यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे मौजूद है। अभी अभी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि इस पोजीशन पे ये मास वापस मीन पोजीशन की तरफ, वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, वापस रेस्ट पोजीशन की तरफ जाना चाहेगा। इसके लिए रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कहां होनी चाहिए? कुछ इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। मैं वैसे यहां एरो अंदर बनाना चाहिए था, लेकिन मैं बाहर बना देता हूं ताकि डायग्राम थोड़ी मेसी ना हो जाए। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे करके होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए अप्लाइड फोर्स के। अप्लाइड फोर्स यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो बस इस वजह से ये बात कही गई कि रीस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, या रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। लेकिन ये जो सारी बात हमने कही है, इसको हम इक्वेशन की शक्ल में कैसे जाहिर करेंगे? तो सिंपल है जी, दोनों आपके पास फोर्सेस हैं। रीस्टोरिंग फोर्स भी आपके पास फोर्स है, और अप्लाइड फोर्स जिसको हम एफ से जाहिर करते हैं, ये भी एक फोर्स है। और एक और जानने वाली बात है कि जितनी अप्लाइड फोर्स होगी उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स आपके पास होगी। अगर अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन की है आपके पास, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी 4 न्यूटन की होगी। इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट होगी। इस केस में रीस्टोरिंग फोर्स जितनी है उतनी ही अप्लाइड फोर्स है, इसलिए हमने लिखा एफ आर इक्वल्स टू एफ। लेकिन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, रीस्टोरिंग फोर्स की नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो यहां पर हम एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं, जो कि बता रहा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन इन दोनों की ऑपोजिट है। और सोने पे सुहागा, हम यहां पे इनके ऊपर वेक्टर का साइन भी लगा लेते हैं, जो कि और ज्यादा सेंस बनाएगा कि रीस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है, ये सारी जो बात हमने कही है उसे जाहिर करती है। और इस इक्वेशन को लिखने का एक तरीका और भी है, वो है एफ आर इक्वल्स टू माइनस अप्लाइड फोर्स की क्या वैल्यू है? वो वैल्यू होती है के एक्स, और आपके पास चूंकि एफ के ऊपर आपने वेक्टर का साइन लगाया है, तो उसकी जो इक्वेशन है उसके ऊपर भी वेक्टर का साइन आना चाहिए। अब स्प्रिंग कांस्टेंट तो एक स्केलर है, एक नंबर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो यहां डिस्प्लेसमेंट के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। तो अगर ये इक्वेशन आप देखेंगे तो ये आपको बता रही है कि अप्लाइड फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स एंटी पैरेलल है।
ये इक्वेशन जो इसी से आई है ये उसी बात को बता रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जुबान में बता रही है। ये आपको कह रही है कि रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। कैसे, जरा देखें। डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बाहर की तरफ ली जाती है। यहां बॉडी ने कहां डिस्प्लेसमेंट की है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में की है, क्योंकि हुक्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि राइट साइड पे मूव करेगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है। लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, क्योंकि वो बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ ले जाना चाहती है। सो इसलिए भी यहां नेगेटिव का साइन आ रहा है, जो कि बता रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम रेस्ट पोजीशन के एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और यही सारी चीज इस पॉइंट में मैंने लिखी है। इट इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, एज कि यही वाली इक्वेशन मैंने यहां पे लिख दी और ये वाली यहां पे लिख दी, where negative sign shows that they are opposite in direction with each other। और नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसको तो डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगला पॉइंट इसी को ही मजीद डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेगा। डायरेक्शन ऑफ इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन और ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। कि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा आपके पास ऑपोजिट होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से, क्योंकि इस फोर्स को बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाना है। तो अगर इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है तो उसको डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होना पड़ेगा। जैसे यहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो यहां रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। इक्वेशन एफ आर इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहां पे आपके पास नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ जाए, यहां डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इस तरफ है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो यहां रीस्टोरिंग फोर्स को किस डायरेक्शन में होना चाहिए, उसे बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाना है, तो रीस्टोरिंग फोर्स को कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए। और ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रही है, तो यहां रीस्टोरिंग फोर्स को पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होना चाहिए। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन क्या है, तो क्या आप ये वाली इक्वेशन बता सकते हैं? ये इक्वेशन आप नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। यहां पूरी रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो ये नेगेटिव साइन इस इक्वेशन में नहीं आना चाहिए। तो इससे जान कैसे छुड़ाएंगे? सिंपल है, पूरी इक्वेशन को ऐसे ही लिखिए। सबसे पहले तो पूरी इक्वेशन को आप ऐसे ही लिखिए, एफ आर इक्वल्स टू माइनस के। एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह माइनस का एक्स लिख दें, क्योंकि आप देखें कि यहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो यहां माइनस का साइन आएगा। फिर माइनस को बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई कराएं, क्या आंसर आएगा? वो आएगा प्लस का के एक्स। तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू ये बता रही है कि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, जबकि इस पोजीशन पे ये नेगेटिव वैल्यू क्या बता रही है कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट था कि डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन और ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन या फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। आखिरी पॉइंट कि रीस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन क्या है, सो वो है एफ आर इक्वल्स टू माइनस के एक्स। जनरल इक्वेशन यही है, क्योंकि ज्यादातर बॉडीज का मोशन हम एक्स एक्सिस में पढ़ते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस को फिर बाद में उससे कंपैरिजन की शक्ल में हम यूज करते हैं। सो ये इक्वेशन आपके पास पॉजिटिव एक्सट्रीम के लिए भी है और जनरल इक्वेशन भी है। जब नेगेटिव एक्सट्रीम की बात करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स लिखेंगे, जिसकी वजह से इक्वेशन पॉजिटिव हो जाएगी। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। अब मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन।